हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मुग़ल वंश के जो भी बचे हुए शासक हैं उनके बारे में। और ये मिडाइवल हिस्ट्री की लास्ट क्लास है, यानी आज की क्लास के बाद से जो हमारी मिडाइवल हिस्ट्री है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। और हम देख रहे हैं केवल और केवल एक टॉपिक हमारा बचा हुआ है, अन्य मुग़ल कालीन शासक। तो इन्हीं अन्य मुग़ल कालीन शासकों के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो जो भी औरंगजेब के बाद में शासक आए वो बेहद ही कमज़ोर रहे। और ये जो आप जिन शासकों को देखेंगे ये सभी मुग़ल वंश का पतन ही करते रहे, और मुग़ल वंश का इधर पतन होता रहा, उधर जो अंग्रेज़ थे उनका उत्कर्ष होता रहा। अंग्रेज़ यहाँ पर आगे बढ़ते रहे और उन्होंने अपनी शक्तियों को मजबूत कर लिया। तो चलिए सभी जो शासक हैं मुग़ल कालीन बचे हुए उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो शासक आता है वो है बहादुर शाह प्रथम। तो बहादुर शाह जो प्रथम है इसका जो शासनकाल रहा 1707 से 1712 ईस्वी तक, यानी हम ये कह लें 5 साल तक इसने शासन किया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में क्या होता है कि फिर जो कमज़ोर शासक हैं वो आने शुरू होते हैं, और इसलिए जो भी औरंगजेब के द्वारा या जो भी मुग़ल वंश के द्वारा कब्जा किया गया एरिया होता है तो सभी एरिया यहाँ पर धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगते हैं। और उस एरिया का जो भी सूबेदार होता है, जो भी उस एरिया का राजा होता है, वो खुद को ही उस एरिया का सूबेदार घोषित कर देता है। इसीलिए आपको अलग अलग प्रांत के अलग अलग नवाब भी देखने को मिलेंगे अब, और इनका जो एरिया है वो बहुत ही सीमित हो जाता है मुग़ल वंश के शासकों का। तो 1707 से 1712 ईस्वी तक शासन किया बहादुर शाह प्रथम ने, और इसे कहा जाता था बूढ़ा बादशाह। बूढ़ा बादशाह क्योंकि इसने 65 वर्ष की उम्र में, 65 साल की उम्र में इसने शासन किया, इसीलिए इसे बूढ़ा बादशाह कहा जाता था। और इसे शाह ए बेखबर भी कहा जाता है। तो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन ही, ज़्यादा कुछ डिटेल इनके बारे में है नहीं, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा दिनों तक शासन किया नहीं और इनका कोई अस्तित्व भी नहीं रहा ये पूरी तरीके से। यानी हम ये कह लें कि इनकी कोई पूंछ नहीं थी औरंगजेब के बाद किसी भी मुग़ल शासक की कहीं पर भी। उसके बाद जहांदार शाह अगला शासक आता है, और ये 1712 से 1713 ईस्वी तक आप देख रहे हैं। मात्र एक एक दो साल ही इनका जो शासनकाल है वो आपको देखने को मिलेगा। 1712 से 1713 ईस्वी तक जहांदार शाह ने यहाँ पर शासन किया, और इसे कहा जाता है लंपट मूर्ख, यानी एक मूर्ख बादशाह का टाइटल इसको दिया गया। और आप देखेंगे अब ये जो शासक हैं ये खुद ही दूसरे के अंडर में कार्य करते आपको नज़र आएंगे। जैसे जहांदार शाह ने राजा जयसिंह को उपाधि दी थी, यानी अब ये सभी से मित्रता करने की सोचेंगे, क्योंकि आक्रमण करने की शक्ति भी इनके अंदर है नहीं। राजा जयसिंह को उपाधि दी थी जहांदार शाह ने ही, किसकी? मिर्ज़ा राजा सवाई जयसिंह की। तो इसी ने उपाधि दी थी राजा जयसिंह को, किसने? जहांदार शाह ने। उसके बाद जो अगला शासक है वो आता है फर्रुखसियर, और फर्रुखसियर का जो शासनकाल रहा ये 1713 से 1719 ईस्वी तक जो शासनकाल रहा वो फर्रुखसियर का रहा, और इसे ही कहा जाता है घृणित कायर। घृणित कायर कहा जाता है किसे? फर्रुखसियर को। और इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1717 ईस्वी में इसने अंग्रेज़ों को फ्री पास दे दिया। और अंग्रेज़ वैसे भी बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक थे, वो पहले भी औरंगजेब के शासनकाल में भी काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट मुग़ल वंश को दिया करते थे। जो भी मुग़ल वंश के शासक होते थे उनको बहुत सारा गिफ्ट दिया करते थे, और तब वो पूरी तरीके से कब्जा नहीं कर सकते थे, क्योंकि औरंगजेब अपने आप में भी एक शक्तिशाली शासक था। बट उसके बाद जैसे ही उन्होंने ये जाना कि अब जो मुग़ल वंश है वो कमज़ोर पड़ रहा है, अंग्रेज़ों ने फिर यहाँ पर धीरे धीरे अपनी जो पैठ है वो बनानी शुरू कर दी, और इतने जो अंग्रेज़ों ने फर्रुखसियर को खुश कर दिया, और फिर फर्रुखसियर ने क्या किया? अंग्रेज़ों को फ्री पास दे दिया। और ये भी उसकी सबसे बड़ी भूल थी, यानी अंग्रेज़ों को फ्री पास, अंग्रेज़ और भी ज़्यादा ट्रेड बढ़ाने लगे, और धीरे धीरे वो इनका अस्तित्व ही यहाँ पर समाप्त कर देते हैं। और इस समय यानी फर्रुखसियर के समय बंगाल अलग हो गया। पहले क्या था, पूरे भारत वाले एरिया में, वो चाहे नॉर्दर्न रीजन हो या साउदर्न रीजन हो, सभी जगह आपको मुग़ल वंश का ही वर्चस्व देखने को मिलेगा। बट अब धीरे धीरे क्या होंगे, प्रांत अलग होना शुरू हो जाएंगे, और बंगाल यहाँ पर अलग हो जाता है मुग़ल वंश से। यानी जो मुग़ल वंश का जितना भी एरिया कवर कर रखा था मुग़ल वंश ने, उसमें बंगाल यहाँ पर अलग हो जाता है। और बंगाल में जो नवाब है वो कौन होता है? मुर्शिद कुली खां।
जिससे ही संबंधित आपको आगे सिराजुद्दौला देखेंगे आप मॉडर्न हिस्ट्री में। प्लासी का युद्ध होता है, वो बंगाल के ही नवाब, अब नवाब का जो क्रम है वो चलता रहेगा, आगे भी नवाब बनते रहेंगे। मुर्शिद कुली खां के बाद सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफ़र, इस तरीके से जो नवाब हैं वो आपको बनते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं हम अगले शासक के बारे में, और अगला शासक है मोहम्मद शाह, या जिसे मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता है। और अगर हम औरंगजेब के बाद बात करें सभी शासकों में, तो ये कुछ शक्तिशाली शासक रहा अगर इनकी तुलना की जाए तो, क्योंकि इसने 1719 से 1748 ईस्वी तक शासन किया मुग़ल वंश के दौरान, और कई सारी इम्पोर्टेंट वर्क इसके शासनकाल में हुए। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसे रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ये हमेशा भोग विलास में ही व्यस्त रहता था, यानी जो वाइन्स वगैरह का सेवन ये पूरी तरीके से करता था। और ये ऐसा कहा जाता है कि ये दरबार में लड़कियों के कपड़े पहनकर भी आता था, इसीलिए इसे मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता है, रंगीला बादशाह कहा जाता है। और इसी के शासनकाल में हैदराबाद भी देखिए मुग़ल काल से अलग होता है, और हैदराबाद में निज़ामी प्रथा काफ़ी दिनों तक चलती रही, आपने देखा भी। तो हैदराबाद का पहला निज़ाम, यहाँ पर कौन बनता है हैदराबाद का पहला निज़ाम? तो ये क्वेश्चन अभी SSC CGL इसी वर्ष की परीक्षा में पूछा गया है, हैदराबाद का पहला निज़ाम कौन था? तो आपको नाम याद रखना है, निज़ाम उल मुल्क। निज़ाम उल मुल्क हैदराबाद का पहला निज़ाम था। उसके अलावा यहाँ पर एक और युद्ध होता है इम्पोर्टेंट इसी के शासनकाल में, 1739 में करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध भी इसी के शासनकाल में होता है। और उसके अलावा यहाँ पर 1739 में ही नादिर शाह का आक्रमण, नादिर शाह जो कि ईरान से रिलेटेड है, नादिर शाह यहाँ पर आक्रमण कर देता है जैसे ही वो मुग़ल वंश को कमज़ोर पाता है। और इसने जो आक्रमण किया था वो बेसिकली अपने साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं, बल्कि केवल और केवल पैसों के लिए, यानी लूटने के लिए ही इसने आक्रमण किया था नादिर शाह। और इसे कहा जाता है ईरान का नेपोलियन, क्योंकि ये काफ़ी ताकतवर शासक था नादिर शाह। और ये यहाँ पर आक्रमण करता है 1739 ईस्वी में, और मुग़ल वंश के पास इतनी ताकत नहीं थी कि ये नादिर शाह को रोक सके। और इसके बाद आक्रमण करके यही जो हमने पीछे पढ़ा था शाहजहाँ का जो मयूर सिंहासन था, जो तख्त-ए-ताऊस था जिसमें कोहिनूर हीरा लगा हुआ था, वो ये लूट ले गया था। यानी उस सिंहासन को ये ले गया था नादिर शाह आक्रमण करके, क्योंकि इसमें था कोहिनूर हीरा। तो एक बार फिर देखेंगे आप कोहिनूर हीरा को कि वो कहाँ से कहाँ आपको पहुँचता हुआ दिखाई देगा। उसके अलावा नादिर शाह का जो सेनापति था उसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह अब्दाली कौन था? ये था नादिर शाह का सेनापति, और इसे दुर्रानी सेना भी कहा जाता है, जो अहमद शाह अब्दाली की सेना थी। और बाद में नादिर शाह तो आक्रमण करके चला जाता है, बट जो इसका सेनापति था अहमद शाह अब्दाली, ये यहाँ पर भारत में रुकता है। और तब होता है पानीपत का तृतीय युद्ध। तो हमने आपको पहले ही बताया था पानीपत के 3 युद्ध यहाँ पर होंगे, 3 युद्ध आपको पानीपत के देखने को मिलेंगे। और ये जो युद्ध है ये होता है 1761 ईस्वी में। इससे पहले हम कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और फिर उसके बाद 1556 ईस्वी में 30 साल बाद ही सेकेंड युद्ध होता है हेमू और अकबर के बीच में। और फिर 1761 में तीसरा युद्ध होता है पानीपत का, जो होता है कब? 1761 ईस्वी में। और ये जो युद्ध होता है ये किसके किसके बीच होता है? ये होता है मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच में ये जो पानीपत का तृतीय युद्ध है ये होता है। मुगल्स का इससे कोई लेना देना नहीं है। और मराठा की तरफ से जो यहाँ पर एक वीर के द्वारा लड़ा जाता है, यानी बालाजी बाजीराव यहाँ पर मुख्य होते हैं मराठा की तरफ से इस युद्ध में भाग लेने वाले, जिसे नाना साहेब भी जिन्हें कहा जाता है। तो ये मराठा की तरफ से थे। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में ये पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, और काफ़ी वीरता से यहाँ पर मराठाओं के द्वारा इस युद्ध को लड़ा जाता है। और इस पर एक मूवी भी बनी है, आपने शायद देखी होगी। पानीपत जो मूवी है वो पानीपत के तृतीय युद्ध पर ही बेस्ड है, तृतीय युद्ध पर ही बनी हुई है। तो ये पानीपत का तृतीय युद्ध था जिसके बारे में हमने यहाँ पर देखा। अब आगे कुछ और शासक आते हैं जिनमें है आलमगीर द्वितीय। तो आलमगीर
द्वितीय क्यों इन्हें कहा जाता है? क्योंकि आलमगीर किसका उपनाम था? औरंगजेब का नाम एक आलमगीर भी हुआ करता था। तो ये आलमगीर द्वितीय है। 1754 से 1759 ईस्वी तक शासन रहा आलमगीर द्वितीय का। और अगर हम बात करें प्लासी, तो प्लासी के युद्ध के समय जो मुगल वंश का शासक था वो कौन था? वो था आलमगीर द्वितीय। लेकिन इसका कोई भी रोल इस प्लासी के युद्ध में नहीं रहता है, क्योंकि ये लड़ा जाता है बंगाल के नवाब और अंग्रेज़ों के बीच में। और अंग्रेज़ वहाँ पर अपनी तरफ कर लेते हैं किसे? मीर जाफ़र को। और मीर जाफ़र सिराजुद्दौला को धोखा दे देता है और अंग्रेज़ प्लासी का युद्ध जीत जाते हैं। उसके बाद शाह आलम द्वितीय का शासन आता है, जो कि 1759 से 1806 ईस्वी तक यहाँ पर शासन करता है। कौन? शाह आलम द्वितीय। और जो बक्सर का युद्ध है 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है। 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है। तो 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ उस समय यही शासन में होता है, मुगल वंश का यही शासक होता है। और 3 लोग मिलकर बक्सर का युद्ध लड़ते हैं, लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों को नहीं हरा पाते हैं। तो ये जो शाह आलम द्वितीय था ये भी हमेशा शराब में ही डूबा रहता था। तो जब उधर से बंगाल से जब प्लासी का युद्ध हारता है, जब बंगाल में मीर कासिम यहाँ पर भाग कर आता है किसके पास? शाह आलम द्वितीय के पास। तो मीर कासिम, उसके अलावा शुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था, क्योंकि सभी ने अपने अपने प्रांत का नवाब खुद को घोषित कर रखा था। शुजाउद्दौला और उसके अलावा शाह आलम द्वितीय यानी मुग़ल बादशाह, ये तीनों मिलकर बक्सर के युद्ध में भाग लेते हैं वर्सेस किसके? अंग्रेज़ों के विरुद्ध ये बक्सर के युद्ध में लड़ते हैं मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। बट इन तीनों की सेनाएं मिलकर भी अंग्रेज़ों को हरा नहीं पाती हैं और बुरी तरीके से इनको मुँह की खानी पड़ती है। और उसके बाद अंग्रेज़ यहाँ पर दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं। और प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इन दोनों युद्धों से ही जो अंग्रेज़ों की शक्ति है और ज़्यादा बढ़ गई और मुग़ल वंश का जो पतन है और ज़्यादा हो गया। यानी मुग़ल वंश और भी ज़्यादा यहाँ पर कमज़ोर हो गया, क्योंकि उसको यहाँ पर हार झेलनी पड़ी। मुग़ल वंश के शासक 2 और शासकों ने मिलकर फिर भी यहाँ पर अंग्रेज़ों को नहीं हरा पाए। और अंग्रेज़ ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और इनको पेंशन देना शुरू कर दिए। यानी अब ये जो मुग़ल बादशाह हैं, जो कभी बादशाह हुआ करते थे, आज ये पूरी तरीके से पेंशन पर आ चुके थे। फिर अगला जो बादशाह बना वो बना अकबर द्वितीय। और 1806 से 1837 ईस्वी तक अकबर द्वितीय का शासन रहा। और राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि है वो किसने दी थी? वो अकबर द्वितीय ने ही दी थी। और अंग्रेज़ों को संरक्षण से, और ये जो अकबर द्वितीय था ये अंग्रेज़ों के संरक्षण से बना था। यानी अब अंग्रेज़ खुद ही मुग़ल बादशाह बनाने लगे थे। ये पूरी तरीके से जो मुग़ल बादशाह है वो अब अंग्रेज़ों के अंडर में आ चुके थे। यानी मुग़ल वंश का पतन हो चुका था पूरी तरीके से और अंग्रेज़ों का यहाँ पर शासन बढ़ चुका था। तो अंग्रेज़ों के संरक्षण से बनने वाला प्रथम बादशाह था कौन? अकबर द्वितीय। और दिल्ली के लाल किले तक शासन यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद जो अगला बादशाह आता है बहादुर शाह जफ़र, 1837 से 1857 ईस्वी तक इसका शासन रहता है। और ये था अंतिम मुग़ल बादशाह। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, मुग़ल वंश का अंतिम बादशाह कौन था? तो ये था बहादुर शाह जफ़र। और इसके बाद यानी हम ये कह लें 1857 तक, 1857 के बाद मुग़ल काल पूरी तरीके से समाप्त हो गया। और 1862 में जब बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु हो गई तो उसके बाद पूरी तरीके से जो मिडाइवल हिस्ट्री है या हम कह लें मुग़ल वंश है पूरी तरीके से कम्प्लीटली यहाँ से समाप्त हो जाता है। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, जो कि हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, तो 1857 के विद्रोह में दिल्ली में जो नेतृत्व दिया गया था वो दिया गया था बहादुर शाह जफ़र को। यानी अब जो भारतीय थे स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भी वो यहाँ पर मुग़ल वंश के जो शासक थे उनका सपोर्ट लेने लगे थे। बट ये पूरी तरीके से कमज़ोर थे तो इनका कोई अब औचित्य बचा नहीं था। इसके बाद क्या होता है? 1857 के विद्रोह में दिल्ली से नेतृत्व करते बहादुर शाह जफ़र। और फिर इसमें जो अंग्रेज़ बाद में इनको क्या करते हैं? भेज देते हैं रंगून, वो भी पेंशन में। तो रंगून में इनको भेज दिया जाता है पेंशन में, यानी देश से भी निकाल दिया जाता है अंतिम शासक को, यानी अंतिम बादशाह को मुग़ल वंश के। और 1862 में बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु हो जाती है और मिडाइवल हिस्ट्री और मुग़ल वंश का पूरी तरीके से यहाँ पर अंत हो जाता है। तो ये ऑल ओवर मिडाइवल हिस्ट्री के सभी टॉपिक्स हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा सभी मुग़ल वंश के बारे में
हमने जब शुरुआत की थी, यानी जब मुस्लिम आक्रमण हुआ था, अरबों का आक्रमण हुआ, तुर्की आक्रमणकारी आए, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, उसके बाद शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत में हमने पढ़ा गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। उसके बाद शुरुआत होती है मुग़ल वंश की। मुग़ल वंश में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, उसके अलावा फिर जो बचे हुए अन्य मुग़लकालीन शासक थे, सभी के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। और आज तो ऐसे है संडे, यानी आज होता है वीकली करंट अफेयर्स का डे, बट हमने ये डिसाइड किया था कि हम इस जो वीकली करंट अफेयर्स है इसको हम कंप्लीट करेंगे मंडे को। और क्योंकि ये लास्ट क्लास थी तो हमने सोचा इसको आज ही कंप्लीट किया जाए, समाप्त किया जाए। और मंडे को यहाँ पर जो अगली क्लास होगी, यानी वो होगी वीकली करंट अफेयर्स की। और उसके अलावा हम ये कह लें शायद वेडनेसडे से जो हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं PYQ सीरीज, यानी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस की सीरीज है वो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, जिसमें जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे आगे आने वाले एग्जाम्स में, क्योंकि आगे अक्टूबर में MTS और उसके बाद नवंबर में SSC GD के एग्ज़ाम्स होने हैं, जो कि SSC के द्वारा ही कंडक्ट कराए जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस होंगे काफ़ी यूजफुल आपके लिए साबित होंगी। आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।